नमस्कार, मैं आपका दोस्त संतोष कुमार आपके अपने YouTube चैनल संतोष स्टडीज एकेडमी में आपका स्वागत है। हम लोग आज उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा से संबंधित हिंदी का प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। यानी मच्छ का तत्सम शब्द है, इसका तद्भव बताना है। तो मोर का तत्सम होता है मयूर, भौरा का तत्सम होता है भ्रमर, मेढक का तत्सम होता है मंडूक और मक्खी का तत्सम होता है मच्छिका। तो इस प्रकार मच्छिका पूछ रहा है कि मच्छिका का तद्भव शब्द कौन सा है। तो मच्छिका का तद्भव शब्द है मक्खी। ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के विपरीत अर्थ वाला विकल्प चुनिए। यानी कि जो सन्यासी शब्द दिया हुआ है इसका विलोम बताना है। तो गृहस्थ शब्द का विलोम होता है सन्यासी। जो सन्यासी की वर्तनी है वो इस प्रकार लिखी जाएगी, सा के ऊपर बिंदी और आधा ना, या पर बड़क मात्रा और सा पर बड़क मात्रा और बड़ी ई की मात्रा। तो सन्यासी। शिष्ट का विलोम होगा अशिष्ट, शिष्ट का विलोम अशिष्ट होगा। बैरागी का विलोम होगा अनुरागी, अनुरागी। सुलभ का विलोम होगा दुर्लभ, दुर्लभ। तो इसमें पूछ रहा है कि सन्यासी का विलोम क्या होगा। तो गृहस्थ। ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही संधि विच्छेद वाला विकल्प है। नारीच्छा, यानी कि जो नारीच्छा शब्द है इसका संधि विच्छेद करना है। देखिए जो संधि है तो संधि के 3 भेद हैं। कौन कौन? स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि में क्या होता है? जिस संधि में स्वर का स्वर से मेल होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। और व्यंजन संधि में व्यंजन का स्वर या व्यंजन से मेल होता है। विसर्ग संधि में विसर्ग का स्वर या व्यंजन से मेल होता है, उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जो स्वर संधि होती है, स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कौन कौन? दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। अयाधि स्वर संधि। तो जो स्वर संधि है वो 5 प्रकार की होती है। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि, यण स्वर संधि और अयाधि स्वर संधि। जो दीर्घ स्वर संधि है तो दीर्घ स्वर संधि में क्या होता है कि जिस शब्द में, यदि किसी शब्द में जो कोई शब्द है उसके मध्य में बड़ा आ की मात्रा या बड़ी ई की मात्रा या बड़ा ऊ की मात्रा, ये 3 में से किसी भी की मात्रा आ जाए शब्द के मध्य में तो उसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। अब यहाँ पर देख लीजिए नारिच्छा में बड़ी ई की मात्रा है रा पर, यानी कि बड़ी ई आया है, तो इसलिए इसमें दीर्घ स्वर संधि होगा। अच्छा, अब इसका जब विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए जब हम किसी शब्द का विच्छेद करते हैं या तोड़ते हैं, तो जब हम तोड़ते हैं तो दोनों शब्द को सार्थक होना चाहिए। तो जब हम नारीच्छा को तोड़ेंगे, जो 2 शब्द बनेंगे इससे, 2 शब्द में टूटेगा तो दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए। तो नारीच्छा को तोड़ेंगे तो क्या हो सकता है? नारी धन इच्छा। तोड़ेंगे तो ये हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है, नारी भी सार्थक शब्द है और इच्छा भी सार्थक शब्द है। अगला विकल्प देख लेते हैं। अगला विकल्प कह रहा है कि नर धन इच्छा। नारीच्छा को तोड़ेंगे तो नर कहां से आएगा? नर नहीं आएगा, नारी आएगा। तो इसलिए ऑप्शन बी गलत है। सी को देख लेते हैं। नारी धन इच्छा, तो जो इच्छा शब्द है
ये गलत है, इच्छा सही है, यहाँ पर छोटी ई होना चाहिए, तो ये भी गलत है। डी ऑप्शन को देख लेते हैं। डी कह रहा है नारी इच्छा, नारी धन इच्छा, यानी कि यहाँ पर छोटी ई होना चाहिए, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन ये सही है, नारीच्छा का सही विच्छेद होगा नारी धन इच्छा, ऑप्शन ये सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो शब्द का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी एक शब्द दिया हुआ नियत, और कह रहा है कि जो नियति शब्द है, तो नियत शब्द का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है इसमें। तो नियति का सबसे अच्छा विकल्प क्या हो सकता है, इच्छा। नियत का अर्थ इच्छा हो सकता है, नहीं, ये गलत है। गरीब, नियत का मतलब गरीब भी नहीं होगा। नियत का मतलब तरफ, ये भी नहीं होगा। नियत के मतलब होता है निश्चित। तो जो नियत शब्द दिया हुआ है, तो इसमें नियत शब्द के हिसाब से सबसे अच्छा विकल्प निश्चित होगा, ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये गद्यांश दिया हुआ है और गद्यांश को पढ़कर 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। तो गद्यांश को पढ़ लेते हैं। पारखी डॉक्टर बोगला ने यूं ही चंबा को अचंभा नहीं कह डाला था, और इसमें सैलानी भी इस नगरी में यूं ही नहीं खिंचे चले आते। चंबा की वादियों में ऐसा कोई सम्मोहन जरूर है जो सैलानियों को मंत्र मुग्ध कर देता है। क्या कर देता है, मंत्र मुग्ध। आगे है, और वह बार बार यहाँ दस्तक देने चले आते हैं, जहाँ मंदिर में उठती स्वर लहरियां परिवेश को आध्यात्मिक बनाती हैं, वहीं रावी नदी की मस्त रवानगी और पहाड़ों से आते शीतल हवा के झोंके से सैलानियों को ताजगी का एहसास कराते हैं। चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का मनोहरी मेल है। कैसा मेल है, मनोहरी मेल है। और चंबा की पहाड़ियों को ज्यों त्यों हम पार करते हैं, आश्चर्यों के कई वर्ग सामने खुलते चले आते हैं। प्रकृति अपने दिव्य सौंदर्य की झलक आगे है दिखलाती है। चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही डॉक्टर बोगल ने इसे अचंभा कहा है। क्या किया है, आत्मसात करने के बाद अचंभा कहा है। किसको, चंबा को। चंबा का यह सौभाग्य रहा है कि उसे एक से एक बड़ा कला प्रिय, धार्मिक और जनसेवक राजा मिला है। इन राजाओं के काल में न सिर्फ यहाँ की लोक कलाएं फली फूली, अपितु इनकी ख्याति चंबा की सीमाओं को पार करके दूर भारत में फैली। इन कला प्रिय नरेश में राजश्री सिंह, राजा राम सिंह व राजा भूरी सिंह के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। वास्तुकला हो या भित्ति चित्रकला, मूर्तिकला हो या काष्ठकला, जितना प्रोत्साहन इन्हें चंबा में मिला है शायद ही अन्यत्र कहीं मिला हो। चंबा की कलम शैली क्या है कि चंबा की कलम शैली ने खास अपनी पहचान बनाई है। किसी घाटी की ऊंचाई पर खड़े होकर देखें तो समूचा चंबा शहर भी किसी अनूठी कलाकृति जैसा ही लगता है। अब ये हमने गद्यांश को पढ़ लिया हम लोगों ने। अब प्रश्न की ओर चलते हैं। तो इससे संबंधित पहला प्रश्न है कि चंबा का इतिहास धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है। मन को हारने वाला मेल है, या दर्द को देने वाला, या नापसंद करने वाला, आने वाला, या ठीक ठाक। अब देख लेते हैं गद्यांश में। गद्यांश में क्या कह रहा है कि जो मनोहरी मेल है, यानी कि चंबा का इतिहास, कला, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मनोहरी मेल है। तो इसमें क्या होगा, मनोहरी होगा कि चंबा का इतिहास, धर्म और पर्यटन का कैसा मेल है, मन को हारने वाला। मनोहरी मतलब मन को हारने वाला मेल है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा है। कब कहा है अचंभा, वहां से आने के बाद कहा है, या अनुभव के बाद कहा है, या किसी से सुनने के बाद कहा है, या देखने के बाद कहा है।
तो गद्यांश की तरफ चलते हैं। गद्यांश में देख लेते हैं कि कब कहा है, तो कब कहा है इसमें देख लेते हैं। देखिए यहां पर लिखा है कि चंबा के सौंदर्य को आत्मसात करने के बाद ही बोगल ने इसे अचंभा कहा है। तो कब कहा है? आत्मसात करने के बाद। तो यहां पर देख लेते हैं क्या कह रहा है कि बोगल ने चंबा को अचंभा कब कहा है? वहां से आने के बाद या अनुभव के बाद। तो ऑप्शन बी होगा कि अनुभव यानी कि आत्मसात करने के बाद अचंभा कहा है। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि चंबा को सौभाग्यशाली क्यों कहा गया है? राजा के कारण या प्रजा के कारण या स्थिति के कारण या परिस्थिति के कारण। तो ऑप्शन ये सही है कि राजा के कारण चंबा को सौभाग्यशाली कहा गया है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि चंबा की किस शैली ने अपनी पहचान बनाई है? तो चंबा की कलम जो शैली है, चंबा की कलम शैली ने अपनी पहचान बनाई है। ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि वशीकृत शब्द का समानार्थी शब्द अनुच्छेद में से पहचानिए। क्या वशीकृत जो शब्द है इसका समानार्थी शब्द क्या हो सकता है? ख्याति हो सकता है या उल्लेखनीय है या सैलानियों है या मंत्रमुग्ध है। तो वशीकृत मतलब होता है कि वशी से परिपूर्ण यानी कि मंत्रमुग्ध। ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। ये गद्यांश के प्रश्न पूरे हो गए। 5 प्रश्न जो गद्यांश से संबंधित थे। देखिए गद्यांश को हल करने के लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि सबसे पहले हमें गद्यांश से संबंधित प्रश्नों को देखना है और प्रश्न को, जैसे पहला प्रश्न है गद्यांश से संबंधित, तो प्रश्न को पढ़ना है और उसके ऑप्शन को पढ़ना है। फिर गद्यांश की तरफ जाना है और जब हम प्रश्न पढ़ते समय कोई कीवर्ड वहां से उठा लेंगे और उसी कीवर्ड को गद्यांश में अप्लाई करेंगे और जहां कीवर्ड मिलेगा वही कीवर्ड के आसपास उसका उत्तर मिलेगा। तो इस प्रकार हम सारे प्रश्नों को हल करेंगे। इससे समय की बचत होगी। और अगर जो आप पहले गद्यांश पढ़ेंगे एक बार, फिर प्रश्न पढ़ेंगे, फिर हल करेंगे, तो इसमें ज़्यादा समय लगेगा। तो ऐसा हमें नहीं करना है। हमें सबसे पहले प्रश्न को पढ़ना है, इसके बाद में गद्यांश पर जाना है और फिर हल करना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो अशुद्ध वाक्य के शुद्ध रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। यानी कि ये जो वाक्य दिया हुआ है कि विद्यालय में बाएं बड़ा सा मैदान है, ये एक अशुद्ध वाक्य है। इससे का जो शुद्ध वाक्य बनेगा उसे हमें बताना है। ऑप्शन ये कह रहा है कि विद्यालय के बाएं बड़ा मैदान है। क्या यह सही है? नहीं, ये गलत है। ऑप्शन बी कह रहा है कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। हाँ, ये तो सही लग रहा है। आगे देख लेते हैं। विद्यालय में बड़ा सा मैदान है, ये भी गलत है। विद्यालय के बाएं बड़ा सा मैदान है, ये भी गलत है। तो इसमें ऑप्शन बी सही है कि विद्यालय की बाईं ओर बड़ा सा मैदान है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां छंद में सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहा जाता है। यानी कि जो विषम मात्रिक छंद है, तो विषम मात्रिक छंद किसे कहते हैं? देखिए, जब छंद के 2 से अधिक चरण बराबर ना हो तो उसे विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और विषम मात्रिक छंद जैसे छप्पय एक विषम मात्रिक छंद है। सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसके सभी चरण समान हो उसे सममात्रिक छंद कहते हैं। जैसे चौपाई के जो चरण हैं वो सभी चरण समान होते हैं, तो चौपाई क्या है? सममात्रिक छंद है। अर्ध सममात्रिक छंद किसे कहते हैं? जिसमें 2 यानी कि कुछ पद समान चरण वाले हों और जो अन्य पद हो वो समान चरण वाले ना हो, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। यानी कि जो आधे चरण समान हो और जो अन्य चरण बचे वो समान ना हो, उन्हें अर्ध सममात्रिक छंद कहते हैं। जो दोहा है, दोहा, सोरठा,
दोहा और सोरठा ये अर्धसम मात्रिक छंद है। तो विषम मात्रिक छंद कौन है? छप्पय विषम मात्रिक छंद है, चौपाई सममात्रिक छंद है और अर्ध सममात्रिक छंद दोहा और सोरठा है। इसमें पूछ रहा है जिसके सभी चरण समान होते हैं उसे क्या कहते हैं? तो जिसके सभी चरण समान होते हैं उन्हें सममात्रिक छंद कहते हैं। ऑप्शन सी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प है। ये मुहावरा दिया गया है और इससे संबंधित जो सही अर्थ है उसे बताना है। मुहावरा क्या है? घाट घाट का पानी पीना। अब देखिए ये अर्थ क्या होगा? प्यास बुझाना। तो प्यास बुझाना का जो मुहावरा है वो होगा इच्छा पूरी होना। इच्छा पूरी होना। लज्जित होना यानी कि किसी काम में असफल होना, ये लज्जित होने का मुहावरा होगा। खुशी मनाना यानी कि बहुत प्रसन्न होना। बहुत प्रसन्न होना मतलब खुशी मनाना। बहुत अनुभवी होना यानी कि घाट घाट का पानी पीना। तो यही पूछ रहा है कि घाट घाट का पानी पीना, इसका अर्थ क्या होगा? तो बहुत अनुभवी होना। ऑप्शन डी सही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो बताता है कि जहां किसी हानि के कारण शोक भाव उपस्थित होता है वहां किस भाव की उपस्थिति रहती है। देखिए इसमें रस पूछा गया है। तो जो रस है, रस के 9 भेद हैं। रस के कितने भेद हैं? 9। कौन कौन? देखिए श्रृंगार रस, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस, अद्भुत रस, अद्भुत रस और विभत्स रस। विभत्स रस। विभत्स रस के बाद में है शांत रस। शांत रस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 रस हैं। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रति। यानी कि जो श्रृंगार है तो श्रृंगार रस का अस्थाई भाव रति होता है। हास्य रस का अस्थाई भाव क्या होता है? हास यानी कि हंसना। करुण रस का अस्थाई भाव क्या होता है? शोक। रौद्र रस का अस्थाई भाव क्या होता है? रौद्र मतलब गुस्सा यानी कि क्रोध, इसका अस्थाई भाव होता है। वीर रस का अस्थाई भाव क्या होता है? उत्साह। भयानक रस का अस्थाई भाव क्या होता है? भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। अद्भुत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? तो अद्भुत जो रस है अस्थाई भाव इसका विस्मय होता है। विस्मय। विभत्स जो विभत्स रस है इसका अस्थाई भाव क्या होता है? घृणा या जुगुप्सा। शांत रस का अस्थाई भाव क्या होता है? निर्वेद। तो ये 9 रस हैं। अब यहां पूछ रहा है कि किसी हानि के कारण शोक भाव, शोक किसमें है? यहां पर देखिए शोक, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो शोक करुण रस का अस्थाई भाव है, करुण रस का। तो इस प्रकार इसमें करुण रस सही होगा, डी ऑप्शन सही होगा। और जो हास्य का अस्थाई भाव हास है, वीर का उत्साह है और वात्सल का प्रेम होगा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन डी सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन वाला सही विकल्प है। ये शब्द दिया हुआ है कि राधा स्कूटी चला रही है। ये साधारण वाक्य है और इसका भाववाच्य बताना है कि इसका भाववाच्य क्या होगा। पहला ऑप्शन है कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। ये तो बात सही लग रही है। आगे देख लेते हैं। राधा से स्कूटी चलती है, नहीं, ये तो भाई पेट्रोल से चलेगी, ये बात गलत है। दूसरा है कि राधा स्कूटी चलाई, ये भी सेंटेंस सही नहीं है। स्कूटी राधा चलाई, ये भी गलत है। तो ऑप्शन ये सही है कि राधा से स्कूटी चलाई जाती है। इस प्रश्न में ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। देखिए जो उद्धरण चिन्ह होता है इसे अवतरण चिन्ह भी कहते हैं, अवतरण चिन्ह भी कहते हैं। और ये 2 प्रकार का होता है। एक इकहरा अवतरण चिन्ह होता है
और दूसरा दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। अब इकहरा अवतरण चिन्ह कौन है? जो सिंगल लगता है, ये इकहरा अवतरण चिन्ह है। कैसा चिन्ह है? इकहरा अवतरण चिन्ह है। दोहरा अवतरण चिन्ह क्या होता है? ये दोहरा अवतरण चिन्ह होता है। तो इसमें वही पूछ रहा है कि अवतरण चिन्ह, तो अब देख लेते हैं किसमें लगा है। कह रहा है ऑप्शन ए कि पदम श्री श्रीमती श्यामा चोना, तो इसमें इकहरा अवतरण चिन्ह लगा हुआ है, तो इसलिए इस प्रकार ऑप्शन ये सही है। अगला देखते हैं कि माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, तो यहाँ पर जो चिन्ह लगा है ये निर्देशन चिन्ह लगा है, निर्देशन चिन्ह लगा है। अगला वाक्य है कि वाह कितना मजा आ गया, ये वाह जो यहाँ पर चिन्ह लगा है ये कैसा चिन्ह है? विस्मयादि बोधक चिन्ह है। अगला है कि तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू हुई है, तो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसमें ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। यानी कि शरीर जो शब्द है इसका समानार्थी बताना है। कलेवर शब्द का समानार्थी शब्द होगा शरीर। पद्मा शब्द का समानार्थी शब्द होगा सरस्वती माता वाला, जो सरस्वती है तो सरस्वती होगा। अगला है विटप का समानार्थी शब्द है वृक्ष या पेड़। महिला का समानार्थी शब्द स्त्री, तो इसमें क्या पूछ रहा है? शरीर का, तो शरीर किसका है? कलेवर, यानी कि ऑप्शन ये सही है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही विकल्प है। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों ही शब्द नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? देखिए, क्रिया, अपव्यय, शब्दांश, सर्वनाम। देखिए, जो उपसर्ग और प्रत्यय ये जो दोनों शब्द होते हैं ये अव्यय भी होते हैं और शब्दांश भी होते हैं। कैसे? जैसे लिखा है प्रतिदिन, दूसरा शब्द लिखा है अवगुण, और अगला शब्द लिखा है लेखक। अब प्रतिदिन को तोड़ोगे तो क्या बनेगा? प्रतिदिन। अवगुण को तोड़ोगे तो अवधन गुण होगा। लेखक को तोड़ोगे तो लेख धन अक होगा। यानी कि जो प्रति है, प्रति क्या है? ये उपसर्ग है। अव क्या है? ये भी उपसर्ग है। दिन क्या है? दिन मूल शब्द है और गुण भी मूल शब्द है। लेख क्या है? लेख मूल शब्द है और अक क्या है? अक प्रत्यय है। तो जो प्रत्यय होता है ये शब्द के पीछे लगता है, जो उपसर्ग होता है ये शब्द के आगे लगता है। अब प्रति जो उपसर्ग है ये क्या है? यह एक अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द। अव क्या है? अव भी एक अव्यय शब्द है। तो ये यानी कि जो ये दोनों उपसर्ग हो गए ये क्या है? अव्यय शब्द हैं। अब यहाँ जो अक लगा हुआ है ये प्रत्यय है, ये क्या है? ये एक शब्दांश है, शब्दांश। यानी कि अक क्या है? अक एक शब्दांश है, यानी कि शब्द का अंश है। तो उपसर्ग और प्रत्यय ये दोनों अव्यय और शब्दांश दोनों होते हैं। अच्छा, अव्यय कहते किसे हैं? अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो क्रिया, लिंग, वचन, पुरुष इनके अनुसार परिवर्तित नहीं होता है, उसे अव्यय शब्द कहते हैं। तो इसमें क्या होगा कि ये अव्यय भी है और शब्दांश भी है, यानी कि ऑप्शन बी और सी दोनों सही है। जब पुलिस भर्ती परीक्षा में ये प्रश्न आया था तो आयोग ने 2 ऑप्शन सही हो जाने के कारण इस जो प्रश्न था तो इस प्रश्न को गलत मानकर निरस्त कर दिया गया था, क्योंकि इसमें दोनों ऑप्शन सही हैं। तो इस प्रकार अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय से नहीं बना है। अब देख लीजिए, शिष्या। अब शिष्या शब्द को तोड़ोगे तो क्या होगा? शिष्य धन बड़ा आ। दयामय को तोड़ोगे तो क्या होगा? दया धन मय।
शेरनी को तोड़ोगे तो क्या होगा, शेर धन नी। परिचय को तोड़ सकते हो आप। देखिए हमने शिष्या शब्द को तोड़ा तो शिष्य मूल शब्द है, आ प्रत्यय है तो प्रत्यय निकल कर आया बड़ा आ। दया मूल शब्द है, प्रत्यय निकल कर आया मैं। अब शेरनी को तोड़ा तो शेर मूल शब्द है, नी प्रत्यय हो गया। जो परिचय शब्द है इसे हम तोड़ सकते हैं, तोड़कर देख लेते हैं। परि धन चय। अब ये बताइए कि जो चय है क्या ये मूल शब्द है? नहीं, मूल शब्द नहीं है। परि क्या है? परि उपसर्ग हो सकता है, लेकिन जब ये उपसर्ग होगा तो ये वाला शब्द मूल शब्द होना चाहिए। तब जब ये मूल शब्द नहीं है इसलिए परि टूटेगा नहीं, यानी उपसर्ग के रूप में नहीं तोड़ सकते आप इसको। और चय प्रत्यय भी नहीं हो सकता क्योंकि परि मूल शब्द नहीं है। तो इस प्रकार जो परिचय शब्द है इसे हम नहीं तोड़ सकते, क्योंकि इसको हम तोड़ेंगे तो सार्थक शब्द के रूप में नहीं टूटेगा। इसलिए परिचय खुद एक मूल शब्द है। इसलिए पूछ रहा है कि किसमें प्रत्यय नहीं है, तो परिचय शब्द यानी कि ऑप्शन डी में प्रत्यय नहीं है। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न यानी कि आज की क्लास पूरी हुई। क्लास देखने के लिए धन्यवाद। क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और क्लास को लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि समय से क्लासें मिलती रहें। और अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। अब हम मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।